हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में सेकेंड ईयर के अंदर MED 008 का सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आधे घंटे की है और इसके अंदर मैंने ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस को डालने की, इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे। अभी तक जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल वरदान होगी, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है तो एक बार इन 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। अगर मैं खुद भी पेपर सेट करता तो इन क्वेश्चनों को जरूर देता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से जन आंदोलन हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ आंदोलन बताए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही आंदोलन लिखो, आप इसके अलावा भी कुछ और आंदोलन लिख सकते हो। इसके अलावा इससे पहले हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए, अब तक इसको 6100 बच्चे यानी 6000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। हजारों बच्चों ने इस चैप्टर के नोट्स को खरीदा, मतलब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आपने इन क्वेश्चनों को खरीदा था, अगर आपने इन क्वेश्चनों को परचेज किया था जिसको मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप इसको दोबारा से, जो ये नई पीडीएफ मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। बाकी जो पीडीएफ को अवेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से जन आंदोलन हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन। कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो उसका पहले इंट्रो लिखना है आपको। तो जैसे कि भारत में पर्यावरण आंदोलन जो हुए हैं वो केवल संसाधनों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो नेशनल इकोसिस्टम है उसको कैसे खतरा पहुंच चुका है या उसको कैसे खतरा है, इसको बताना भी है। अगर हम देखें भारत में ज्यादातर जो पर्यावरण आंदोलन हुए हैं वो आंदोलन कैसे रहे, वो अहिंसक रहे, गांधीवादी दृष्टिकोण से रहे, जिसमें इसमें आदिवासियों की पहचान के लिए मुख्य रूप से आंदोलन हुआ है। और जो आजकल हमारा आधुनिक विकास का जो मॉडल है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं हमें दिख रही है पर्यावरण के अंदर, उस पर्यावरण की समस्या को ठीक करना भी इसके अंदर रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से ही भारत में ज़्यादातर औद्योगिक केंद्रित मॉडल रहा विकास का, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे पर्यावरण को इस औद्योगिकरण की वजह से नुकसान पहुंचा है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है, और इसकी वजह से भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी जो पर्यावरण प्राकृतिक रूप से जो संसाधन थे उन संसाधनों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ध्यान रखना आप सभी को। और इसके लिए स्थानीय समुदायों ने पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन भी किए। चलिए हम उन आंदोलनों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से ऐसे आंदोलन हुए। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इन आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है, अगर हम देखें तो एक तो संसाधनों पर अधिकार। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को जो है वन कानून बनाने के बाद में उनसे वनों में अंदर जाने का, जंगल में लकड़ी काटने का, या जो परंपरागत रूप से उनको अधिकार थे वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए। और वन कानून के बाद में पारंपरिक जो समुदाय जो पहले जल के लिए, जंगलों पर जमीन के लिए, या जो भी संसाधन जंगलों से प्राप्त होते थे शिकार के लिए या फिर लकड़ियों के लिए, जलावन की लकड़ियों के लिए, जिस भी चीज़ के लिए वो जंगलों पे निर्भर थे, उनको उनसे बेदखल कर दिया गया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। दूसरा, औद्योगिक प्रदूषण। विकास की परियोजना के कारण बहुत जगहों पर प्रदूषण पहुंचा है, पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो चुका है, और इसकी वजह से हमने देखा है कि आंदोलन हो रहे हैं। इसके बाद में आपके सांस्कृतिक जुड़ाव। बहुत सारे ऐसे भारतीय क्षेत्रों में हमने देखा है कि भाई आदिवासी लोग जंगलों के ऊपर पूरी तरीके से अपनी जीविका के लिए निर्भर थे, परंतु वन कानूनों की वजह से उन्हें जंगल में प्रवेश नहीं लिया देने जा रहा, या उनकी जो जीविका है वो डायरेक्टली हम क्या देख रहे हैं, प्रभावित हो रही है। इस वजह से वो जो है वो आंदोलन क्या कर रहे हैं। भारत में हुए कुछ प्रमुख आंदोलन जो कि आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आपका चिपको आंदोलन कब हुआ, 1973 में उत्तराखंड में चमोली नाम की डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां पर हुआ है। दो मुख्य इसमें भूमिका निभाने वाले, एक तो चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा। इन दोनों ने इसमें नेतृत्व किया, मुख्य भूमिका निभाई। और बेसिकली जो वाणिज्यिक वन की कटाई के खिलाफ था ये आंदोलन, क्योंकि स्थानीय लोगों को तो जंगलों में जाने से रोक लगा दी गई थी, और
जो स्पोर्ट्स कंपनी थी उसको क्या कर दिया गया था, ठेका दे दिया गया था वनों को क्या करने के लिए, काटने के लिए। इस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर क्या किया, इको फेमिनिज्म का उदाहरण पेश किया। इको फेमिनिज्म का मतलब है महिलाएं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन कर रही है। क्यों पार्टिसिपेशन कर रही थी? उनका पार्टिसिपेशन करने का मूल उद्देश्य था कि वनों की कटाई पे रोक लगाई जाए। और इसका परिणाम क्या निकला, हिमालय के क्षेत्र में जो वनों की कटाई थी उस पे रोक लगा दिया गया, और जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था प्राइवेट कंपनी को, उस कॉन्ट्रैक्ट को इससे वापस ले लिया गया। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन अगला आंदोलन है। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के खिलाफ हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने स्थानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना था, और इससे क्या हुआ, एक बड़ा जन संघर्ष के रूप में हुआ। इस आंदोलन में मेघा पाटेकर और दूसरा आपका बाबा आमटे ने सरदार सरोवर बांध को विस्थापित होने वाले आदिवासियों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बांध बनाने की वजह से कितने बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनको अपने स्थानों को छोड़ना पड़ेगा, और उनकी जो उपजाऊ भूमि है, जो परंपरागत जमीन से उनकी जीविका चल रही थी, वो जीविका उनके हाथों से अब चली जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये आंदोलन हमें देखने को मिलता है। अगला है आप सभी का अपिक्को आंदोलन। जिस प्रकार से उत्तर भारत में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जो है कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन हुआ, और ये कब हुआ, 1983 में हुआ। याद रखना है आपका पांडुरंग और आपका हेगड़े के नेतृत्व में चिपको का दक्षिण भारत का संस्करण था, यानी चिपको आंदोलन एक प्रकार से था ये दक्षिण भारत का, और इसको मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, आपकी पांडुरंग हेगड़े, इनके द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का, अपिक्को आंदोलन का मुख्य आंदोलन क्या था, है ना, इसका नारा था बचो बचाओ, है ना, बनाओ वनीकरण, यानी जो है हमको क्या करना है, वनों को कटने से रोकना, इसके लिए, और काम में लाओ, क्या करो, बचाओ बनाओ और काम में लाओ, ये ध्यान रखना ये। और ये बेसिकली क्या था कि अगर हम वनों को लगातार बचाए रखेंगे तो भविष्य हमारे वो काम आएगा। इसके अलावा अगला मूवमेंट कौन सा है आपका, चिल्का बचाओ आंदोलन है। कब हुआ, 1990 के दशक में उड़ीसा में टाटा ग्रुप को क्या किया गया, ये चिल्का, वहाँ पर एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और वहाँ पर क्या है, झींगा मछली जो है उसका उत्पादन किया जाता है, और जो उसमें हजारों जो मछुआरे हैं वो अपने परिवार का परंपरागत रूप से वहाँ पर जीविका चलाते थे। परंतु क्या हुआ, उड़ीसा सरकार ने क्या किया, टाटा को क्या कर दिया, इस चिल्का झील को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे हजारों लोग जो थे जिनकी जीविका उससे चलती थी, उनकी जीविका संकट में आ गई। और इस संकट से बचाव के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। याद रखना है। अगला आंदोलन है आपका बीज बचाओ आंदोलन। टेहरी में यह आंदोलन शुरू हुआ, और ये हरित क्रांति के बाद था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पारंपरिक रूप से हम खेती करते थे उनके तरीके विलुप्त होते जा रहे थे, और पारंपरिक जो बीजें थी उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि जो हरित क्रांति हुई इसके बाद में हमने जो विदेशी बीज वगैरह थे उस पर हमने ज़्यादा भरोसा दिखाने लग गए, या उन बीजों को हम खरीदने लग गए थे। इसका विरोध कर रहा था इस आंदोलन के अंदर। सॉरी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जैविक खेती के लिए बेसिकली हुआ था। जैविक खेती को इसमें बढ़ावा दिया गया था। जैविक खेती का मतलब है हमें खेती करने टाइम क्या करना है, हमें परंपरागत रूप से जैसे गाय का गोबर हो गया उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करना है, ऐसे जैविक तरीकों को इस्तेमाल करना है। इन आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, इन आंदोलन का कई प्रभाव पड़ा। जैसे जन चेतना बनी, लोगों के मन में पर्यावरण की रक्षा के लिए चेतना बनी। इसके अलावा सरकार द्वारा कई जो पुरानी नीतियां थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया, और साथ ही साथ में विकास के लिए वैकल्पिक मुद्दों को चुना गया कि अगर इन कारणों की वजह से पर्यावरण पर नुकसान पहुंच रहा है तो हम इनको छोड़कर क्या करेंगे, नए तरीके अपनाएंगे। ध्यान रखना है। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे पर्यावरण के नाम पर हमने क्या देखा कि पर्यावरण के नाम पे विकास को चुनौती मिली। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ लोगों के प्रभावित होने की वजह से पूरी देश के विकास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम, इसमें ये भी कहा गया है दूसरे वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। आपको चाहे ऊपर की बातों को ही आप उसमें लिख दो, लेकिन आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। लेकिन निष्कर्ष लिखते समय ये बात का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा हम इसके प्रभावों को इसके अंदर ज्यादा देखते हैं कि इसके प्रभाव कैसे पड़े। ठीक है, तो भारत में पर्यावरण आंदोलन अगर हम देखें तो ये सच्चा विकास तभी हो सकता है जब प्राकृतिक
के साथ में सहस्थित हो। यानी भारत में पर्यावरण आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या है कि हम देखें विकास के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और बेसिकली विकास का हमारा क्या तरीका होना चाहिए उसको इसमें समावेश किया गया है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो पर्यावरण की वजह से ही हो रही है। अगर पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए पर्यावरण सुरक्षित अगर हमारे लिए पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दिशा में हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसकी दिशा में काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई होप इसके साथ साथ सरकार को कुछ ऐसी नीतियों को भी बनाना चाहिए, कुछ ऐसी नीतियों को शामिल करना चाहिए जिससे उनको क्या मिले, फायदा मिले। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन ही बताए इस वाली वीडियो में, तो जो बच्चे देख रहे हैं इसको जरूर देखें। अगला, कोई 2 उदाहरण देते हुए बताइए कि पर्यावरण संरक्षण भारत की न्यायपालिका में क्या भूमिका है। देखो, भारत की अगर इस क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे भारतीय न्यायपालिका है पर्यावरण के संरक्षण में, साथ ही साथ में विश्व में सबसे प्रगतिशील न्यायपालिका में से एक है। भारत में जहां पर भी पर्यावरण के खिलाफ क्या होता है, कोई ऐसा कार्य होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं पर्यावरण के खिलाफ अगर कहीं पर जैसे वनों को काटा जा रहा है या जानवरों को विस्थापित किया जा रहा है या फिर कोई ऐसी विकास की परियोजना है जो ज़्यादातर लोगों को प्रभावित कर रही है, तो उसमें न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती है। न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले ऐतिहासिक रूप से लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर हम इसमें देखें, संविधान में शुरू में पर्यावरण का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जीवन जीने के अधिकार में ही अगर हम देखें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार के रूप में, और न्यायपालिका ने समय समय पर जनहित याचिकाओं के जरिए ट्रस्ट के सिद्धांत के माध्यम से पर्यावरण और विकास के बीच में जो है संतुलन स्थापित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर आप इसके अंदर देखोगे तो अब किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय ने हमारी भूमिका निभाई है, तो इसमें सबसे पहली बात तो न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है, न्यायालय का दबंगपन, न्यायालय जब जनहित को देखकर जल्दी जल्दी फैसले लेती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे न्यायिक सक्रियता में उन्होंने सबसे पहले बताया सतत विकास का सिद्धांत। हमें अगर लगातार विकास करना है तो हमें अपने संसाधनों के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है विकास के नाम पे हम उनको क्या कर दें, न्यौछावर कर दें। दूसरी बात क्या है, प्रदूषणकर्ता भुगतान का सिद्धांत, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है कि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें भरपाई भी करनी पड़ेगी, पुनर्रूप से स्थापना खर्च करने का वाहन करना होगा। अगला है सावधानी का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यदि कोई विकास परियोजना अपूर्ण रूप से क्षति होती है, उसका खतरा है, तो उसमें वैज्ञानिक प्रमाण की कमी भी उसे रोकने का आधार हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी विकास परियोजना चल रही है और विकास परियोजना की वजह से अगर हम देखें उससे पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुंच रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर उसे रोका भी जा सकता है। सार्वजनिक ट्रस्ट का सिद्धांत इसमें यह है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल राज्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक माना गया है, ना कि मालिक है। राज्य है यानी जो सरकारें हैं उसका काम क्या है, उसका सरकार का काम क्या है, ज्यादातर लोगों को क्या करना, संरक्षण देना, संसाधनों का संरक्षण करना, ना कि अपनी मनमर्जी से संसाधनों को किसी को भी बेच दो जिससे खुद को ही केवल लाभ पहुंचे। अगला है प्रमुख न्यायिक केस स्टडी के उदाहरण, यानी कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने है जो न्यायालय और सरकार के बीच में क्या हुआ है, फैसले मतलब केस रूप में बने हैं और उसका लाभ लोगों को मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में, अब जैसे पहला क्या है आपका वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर बनाम भारत सरकार। ये केस कहाँ का था, ये केस है आपका तमिलनाडु का, चमड़ा उद्योग का है। इसकी वजह से नदियां और कृषि भूमि जो है वो प्रदूषित हो रही थी। न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और इन्होंने क्या किया, प्रदूषणकर्ता भुगतान और सावधानी का सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून को आधार पे कहा कि भाई प्रदूषण उद्योगों को वहां पर बंद करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी वजह से जिन कृषि भूमि के क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचा है उसका क्या करना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा। इस तरीके से इस फैसले के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण करने में न्यायपालिका ने एक मुख्य भूमिका निभाई। अगला आपका MC मेहता बनाम भारत संघ, ताजमहल का मामला 1996 का है कि ताजमहल के आसपास जो एसिड रेन होती है उसकी वजह से जो संगमरमर का कलर है उसका वो कैसा हो रहा है, पीला पड़ रहा है। आगरा में उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण संगमरमर का पीला पड़ना एसिड रेन की वजह से। न्यायपालिका ने ऐतिहासिक रूप से संगमरमर और ताजमहल के जो आपका टेम्परेजियम
जोन को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया वहाँ पर उद्योगों को बंद करेंगे, साथ ही ईंधन के बदले प्राकृतिक गैस या फिर ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ईंधनों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रदूषण नहीं फैलाती। इसके अलावा अन्य केस भी है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो आपका सहगल बनाम भारत संघ केस जो कि अनुच्छेद 21 में, इसके तहत पर्यावरण को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार माना गया है। और इसके अलावा आपका गोदाम वर्मन तिरुमुलपाद मामला है जो कि वनों के संरक्षण के लिए है, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। अब इसकी दिशा में कई सारी चुनौतियां भी है, इसकी आलोचना तो वैसे इसमें बतानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 4 लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। भूमंडलीकरण कैसे विकासशील देश और विकसित देशों में अंतर बढ़ा रहा है। देखो भूमंडलीकरण के कारण क्या हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, एक देश से दूसरे देशों में व्यापार, तकनीक, वस्तुएं, ज्ञान, ये सारी चीजें पहुंच रही है। पूरा विश्व जो है धीरे धीरे एक पूरे गांव में बदलता जा रहा है और इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो खाई थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है इसमें, और आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। विकसित देश और ताकतवर हो रहे हैं और विकासशील देश जो है वो अपनी उनकी वही स्थिति है, वो ज्यादा उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी वजह से हम देखते हैं विकसित देशों में तकनीक और पूंजी जो है विकासशील देशों का शोषण करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकसित देश जो है विकासशील देशों का शोषण कर रही है। तो पहला पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में, विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, व्यापार असंतुलन हो रहा है। देखो गरीब देशों के लिए, कमजोर देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है। विकसित देश जो है वो पूरी तरीके से अपनी कृषि और औद्योगिक उत्पादन की वजह से पूरे बाजार पे कब्जा कर रखे उन्होंने, क्योंकि उनकी देश की जो सरकारें हैं वो क्या करती है, अपने नागरिकों को सब्सिडी देती है, उनके द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसका पैसा पहले ही सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है और ऐसे में वो अपने वस्तुओं को सस्ता बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा लेती है। वही हमारे किसान जो है अपनी जेब से लगाई हुई कीमत को भी निकालने में कई बार असमर्थ होते हैं, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। दूसरा पूंजी का प्रभाव है, भूमंडलीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर हो रहा है, यानी इंडस्ट्रीज कहाँ जा रही है, विकासशील देशों में, वहां से लाभ कमा के पैसा कहाँ जा रहा है, विकसित देशों में जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल अंतराल। अगर हम देखें तकनीकी निर्भरता, विकसित देशों के पास में आपका पेटेंट है, पेटेंट का मतलब अधिकार और आधुनिक तकनीकें हैं, जबकि विकासशील देश इससे बहुत ज्यादा पीछे। विकासशील देश जो है वो इस मामले में हमको क्या दिखता है, बहुत ज्यादा पीछे दिखते हैं। उन्हें अधिक पैसे अदा करके क्या करना पड़ता है, पेटेंट या उनकी चीजों को खरीदना पड़ता है और उनके जाल में वो धीरे धीरे फंस जाते हैं। अगला है आपका डिजिटल डिवाइड, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो सेवाएं, इसके मामले में भी विकसित देश जो है वो कहीं आगे हैं, उनके यहाँ पर तकनीकें बहुत ज्यादा आगे हैं। अगले नंबर पे आप सभी का है श्रम, पर्यावरण और शोषण। भारत में अगर हम देखें तो सस्ते श्रमिक, भारत या विकासशील देशों में सस्ते श्रमिक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देशों में आती है, अपनी इंडस्ट्रीज लगाती है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, अधिक उत्पादन करवा लेती है और दुनिया भर में उन वस्तुओं को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा लेती है, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ में उनकी जो ऐसी कंपनियां होती है जिन पे उनके देशों में रोक लगी होती है, वो विकासशील देशों में जाकर अपना उत्पादन करके वहाँ के संसाधनों को नष्ट करके वहाँ प्रदूषण को बढ़ाकर लाभ केवल अपने देश में ले जाती है, याद रखना है आपसे। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो IMF, WB और WTO ये ऐसी आर्थिक संस्थाएं हैं, ये क्या करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देशों को ही केवल ऋण या फिर आर्थिक सहायता देती है जो विकसित देशों के नीतियों को लागू करने में मदद करती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर ये 4 है या 6 लिखा है लेकिन पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण मुद्दे पर ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं की क्या क्या भूमिका है। अब देखो लास्ट पॉइंट हमने जिसके बारे में चर्चा करी थी, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, ये आर्थिक संस्थाएं हैं। इन संस्था यानी ब्रिटेन वुड्स में तो वैसे ये दोनों ही आती हैं, क्योंकि आप सभी का ILO था पहले, इसमें ILO का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल डिलीट हो गया, नहीं ILO नहीं ITO था। आपको मैंने ब्रिटेन वुड्स प्रणाली वैसे पढ़ा भी रखा है यूट्यूब पे, सोल के बच्चों को पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। बट अभी आप इतना समझ जाओ कि ब्रिटेन वुड्स क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ऐसी संस्था बनाई गई थी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो गई थी और उन देशों की अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से वो काफी पिछड़ गए थे। तो उनको अगर आगे बढ़ना था तो उनको आर्थिक संस्थाएं चाहिए थी, इसलिए विकसित देशों ने और युद्ध में जीते हुए देशों ने क्या किया, विश्व बैंक और IMF नाम की 2 संस्था बनाई, जिनका मुख्य कार्य क्या था, वो वैश्विक स्तर पर देशों को ऋण देगी और ऋण देने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी मदद करेगी। तो पर्यावरण के मुद्दों पे इनकी क्या भूमिका है, सबसे पहली बात तो ये ऐसे देशों को ऋण देती है जहां पर पर्यावरण को संरक्षण की बात होती है, सतत विकास की बात होती है, प्रदूषण के नियंत्रण की बात होती है।
और उन्हीं देशों को ये क्या करती है, सहायता देती है। ये भी याद रखना आप सभी को। ब्रिटेन वुड्स के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे ये कई बार विकास को अनदेखा कर देती है पर्यावरण की सुरक्षा करने में, और कई बार कई देशों में जवाबदेही बहुत ज़्यादा कम होती है, ऋण जाल बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादातर देश इनके ऋण के चक्कर में फंस जा रहे हैं और अपना डेवलपमेंट वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन मैंने वैसे आप लोगों को करा रखा था। अगला 5वां क्वेश्चन आ चुका है, जैव विविधता, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? जैव विविधता के संरक्षण में कोई 3 आपको संस्थाएं या फिर ऐसे जो सम्मेलन हुए उनके बारे में बताना है आप सभी को। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जीवन जीने का आधार है। अगर हम देखें, पारिस्थितिक तंत्र है, मानव जीवन के लिए उत्तरदायी है। इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, पारिस्थितिक तंत्र है जो जैव विविधता में शामिल है, ना केवल जानवर बल्कि पेड़ पौधे भी इसके अंदर शामिल है, और इसका संरक्षण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम देखें तो क्यों आवश्यक है, यहाँ पर पॉइंट बताया गया है। जैसे जैव विविधता का संरक्षण हमें आवश्यकता है क्यों? पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन में लाने के लिए, जो इकोसिस्टम है हमें उसको बनाए रखने के लिए, जमीन की उर्वरता क्षमता को बनाए रखने के लिए, जल की शुद्धता के लिए, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा खाद्य और पोषण, भोजन में हमारे लिए अलग अलग प्रकार के विकल्प होने चाहिए। हमारी भोजन की आवश्यकता अलग है क्योंकि एक ही तरह का खाना खाकर हम उबाऊ हो सकते हैं, हमें सारे पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्यावरणीय मामलों में भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध फसलों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए भी। अगला आर्थिक महत्व क्या है कि भाई जैव विविधता बना रहता है तो बहुत से लोग जैसे नेशनल पार्क हो गया, जू हो गया, इन जगहों पर जाते हैं और इन जगहों पर घूमने के बाद में वहाँ पर से उन देशों को पर्यटन के रूप में बहुत सारा पैसा मिलता है जो कि उस देश की समृद्धि में काम आता है। जलवायु परिवर्तन पर शासन करने में ये मदद करता है। जैसे स्वस्थ और महासागर में जो कार्बन सिंक है उसके रूप में ये कार्य करता है। कार्बन सिंक का मतलब क्या है कि ये समुद्र में फैलने वाला जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, उसको क्या करता है, सीमित करने की भी कोशिश करता है। जैव विविधता के संदर्भ में हुए 3 प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप सभी का रियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, याद रखना है। और इसमें सबसे पहले ये देखा गया था कि भाई जीव विविधता जो है वो खतरे में है। आगे बात समझ में आप सभी को, इसीलिए हमें विकास के ऐसे मुद्दों को, ऐसी रणनीतियों को अपनाना है जो जैव विविधता को बनाए रखने में हो और उनकी अनुवांशिकता को लगातार मेंटेन करने में हो। अगला आप सभी का साइट्स है। साइट्स का मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड आपका एंडेंजर्ड, ऐसी प्रजातियों को पहचानना जो लुप्त होने की कगार पे है, और साथ साथ ऐसी प्रजातियों का व्यापार करने पे रोक लगाना, ये सुनिश्चित करना कि भाई उन लोगों के लिए रहने खाने या और चीज़ों की जो व्यवस्था उनके जीवन के लिए वो सारी की सारी हो। अगला रामसर अभियान में ये है, 1971 में हुआ था, आर्द्र भूमियों को पहचानना, जहाँ पर खास किस्म की जलवायु है, जहाँ पर खास किस्म की जैव विविधता पाए जाते हैं, उनका क्या करना, उनका संरक्षण करना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि के रूप में लागू है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर और दक्षिण विभाजन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सबसे पहली बात तो उत्तर में कौन है? विकसित देश, और दक्षिण में कौन है? विकासशील देश। अभी अपने वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा था एक विकसित देशों में और एक विकासशील देशों में, तो आप इस रूप में भी इसको समझ सकते हो। थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है, बाकी वो पॉइंट भी इसमें आप चाहो तो डाल सकते हो। तो अगर हम देखें तो आज के ज़माने में विश्व स्तर पर पर्यावरण के 2 हिस्से होते हैं। एक तो ग्लोबल नॉर्थ है जो कि विकसित देशों का है, और ग्लोबल साउथ है जो कि विकासशील देशों का। ये अवधारणा 1980 के दशक में जो आपका 1987 में, कब 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की, जो बर्टलैंड भी बोलते हैं, इसकी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या किया गया, ब्रांड कमीशन के द्वारा चर्चा में आई थी, जिसमें इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, अवर कॉमन फ्यूचर। उस अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो उसमें विश्व स्तर पर जो आर्थिक समृद्धि की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए सभी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करता है। परंतु यहाँ पर विकासशील देश जो है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है, उन देशों का कहना है कि भाई जिन देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा है उसकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में अंतर दिया गया है, ग्लोबल नॉर्थ यानी साउथ। नॉर्थ जो है जो कि विकसित देशों का है, इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं, जहाँ पर अच्छी खासी लोगों की इनकम है, बहुत ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजीज है उनके पास में, मजबूत बुनियादी, HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उन देशों का अच्छा है। वहीं ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं विकासशील या विकसित देशों का, तो इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश शामिल हैं। ज़्यादातर देश यहाँ पर कैसे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रगल कर रही है, कच्चा माल इन देशों में बहुत है परंतु तकनीकें नहीं है, गरीबी है, जनसंख्या वृद्धि है और शिक्षा की भी कमी है। अगर हम देखें इस विभाजन का कारण क्या है, तो ऐतिहासिक कारण है कि भाई विकास के दौर में ये पीछे रह गए, जिसकी वजह से
जो विकसित देश आज के ज़माने में, इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। उन देशों के संसाधनों को तेज़ी से वो यूरोप के देश क्या करते रहे, यूज़ करते रहे, और वो तेज़ी से क्या हो गए, आगे बढ़ गए। दूसरा, वैश्विक स्तर पर आर्थिक संरचना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो आयोग है, अगर हम देखें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे हैं, ये जितने भी नियम इन्होंने बनाए हैं, ज़्यादातर क्या है, विकसित देशों के द्वारा बनाए गए हैं, और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। दूसरी चीज़ आपका डिजिटल और तकनीकी अंतराल। डिजिटल और तकनीकी अंतराल, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो विकसित देशों के पास पेटेंट और बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो पर्यावरण के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। अब यहाँ पर जो पर्यावरण संदर्भ में विभाजन हुआ है उत्तर और दक्षिण का, इसका क्या प्रभाव पड़ा है भाई? विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति पहले कर ली है, और इसकी वजह से उन्होंने पर्यावरण में ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया है, ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उनकी भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। और दक्षिण विकासशील देशों का कहना है कि भाई आज भी उन देशों में गरीबी है, उन्होंने विकास की गति में भाई देर से कदम रखा है, उन्होंने पर्यावरण को कम हानि पहुंचाई है, इसीलिए उनको पर्यावरण पर क्या है, थोड़ी सी क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। ये भी याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून में किन्हीं 5 सामान्य सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून आप सभी को पता है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ बनाए गए कानून है, और इन सिद्धांतों में कुछ ऐसी बातों को शामिल किया गया है जिसके जरिए हम विश्व स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षा दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें कैसा सिद्धांत शामिल किया गया है, सतत विकास का सिद्धांत। हमें क्या करना है, हमने अपने देशों के संसाधनों को कुछ इस प्रकार से यूज करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ में हमें विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखना है, और हमारी भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें का उपयोग करना। दूसरा, आपका प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत। ये सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि जो भी व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो नुकसान पहुंचाने के बाद में उसको पर्यावरण की संरक्षण की उसकी भूमिका भी होनी चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सावधानी का सिद्धांत। वही सिद्धांत आप इसमें लिख सकते हो जो भारत में पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए बेसिकली किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, किसी भी गतिविधि से अगर पर्यावरण को गंभीर रूप से खतरा है, तो वैज्ञानिक प्रमाण की वजह से हमको क्या कर सकता है, पर्यावरण का ऊपर जो दोहन का काम हो रहा है हम रोक लगा सकते हैं। सामान्य लेकिन विविधीकरण का सिद्धांत क्या है कि वैश्विक स्तर पर हम सबका कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षण करें, हम उनके ऐतिहासिक रूप से उसकी सुरक्षा करने का कार्य करें। इसके बाद में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। अगर हम देखें तो किसी भी विकास परियोजना में उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यानी हम सबके लिए पर्यावरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसी में जुड़कर इसी के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डायरेक्टली आपको ये बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई सारे सम्मेलन हुए जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षा देने में मुख्य भूमिका निभाई है। ये सरकारों को लिए क्या किया है, सरकारों के लिए दबाव डालने का भी इन्होंने कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने कई सारी संस्थाओं का भी निर्माण किया, जैसे UNEP है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ये UN का मुख्य पर्यावरणीय निकाय है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के एजेंडा को तय करना, सभी सदस्य देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, और ऐसी वन नीति देशों से बनवाना जो पर्यावरण की दिशा में सुरक्षा के लिए कार्य हो। इसके अलावा आपका क्या है, UN क्या कहते हैं, DP डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो पर्यावरण के लिए था। ये विकास का हमें ऐसे विकास परियोजना बनानी है जिससे हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदा पहुंचे, पर्यावरण को भी सुरक्षा मिल सके। अगला है कि हमने क्या बना रखा है, इसे वैश्विक मौसम संगठन आपका WMO वैश्विक स्तर पर वायुमंडल, जलवायु और जल के संसाधनों पे निगरानी रखता है, जैसे जैसे उसकी गुणवत्ता में कमी होती है उसकी सुरक्षा की बात करता है। इसके अलावा आपका अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य काम क्या है कि वानिकी, कृषि और मत्स्य पालन की देखरेख करना, जांच करना, विश्व स्तर पर जनसंख्या बढ़ रही है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या काम हुए, जैसे रियो सम्मेलन हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ है। इन सब के बारे में आप सभी को अच्छे से कर लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, मैंने आप लोगों को वैसे ही पढ़ा रखा है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में
अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें, भूमंडलीकरण क्या है, इसके उससे जुड़े हुए क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, इसके बारे में बता देना है आप सभी को। आई होप आपको क्लियर होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए इतनी है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो यकीनन मैं आपको कह रहा हूँ आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। किस्मत अच्छी रही तो इसी में से क्या पता पूरा पेपर भी बन जाए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मदद करते रहे। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी वीडियो में। जय हिंद, जय